अस्सलाम वालेकुम बॉयज एंड गर्ल्स। ये इस वक्त हम जब फेस टू फेस क्लासेस हो रही थी तो हम कंजंक्शंस और कॉम्बिनेशंस का टॉपिक कर रहे थे, जिसमें कंजंक्शंस जो थे वो मुकम्मल हो गए थे और कॉम्बिनेशंस में हमने 6 कॉम्बिनेशन किए थे। अब 7th कॉम्बिनेशन आप देखो, ये है IOR वर्ड्स के साथ 2 का कॉम्बिनेशन। और जो मशहूर मशहूर IOR वर्ड्स हैं वो हैं इंफीरियर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर और प्रायर। ये कॉमनली यूज्ड IOR वर्ड्स हैं। और IOR वर्ड्स मैंने क्यों कह रहा हूं, एक मिनट होल्ड कीजिएगा जरा। बेटे एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं करता हूं बात आपसे। अच्छा जी, तो मोहम्मद अली, इसके नोट्स क्लासरूम में तो आप लोगों को नहीं दिए थे। आप याद करो, आप लोग इसे नोट किया करते हो इन चीजों को। ये सब कुछ मैं बोर्ड पे लिखता होता हूं और आप खुद नोट्स बनाते हो, जो ग्रामर के नोट्स होते हैं। तो अब वो व्हाइट बोर्ड तो है नहीं मेरे पास, तो लिहाजा ये वाले जो नोट्स हैं ये मैं आपको भेजूंगा अब। ठीक है? अच्छा जी, अब आप ये देखो कि इन सब के आखिर में IOR आ रहा है। ये देखें, मैं इस वक्त इसको पीले रंग का करता जा रहा हूं। तो ये IOR वर्ड है और ये कॉमनली यूज्ड 5 वर्ड्स हैं IOR। इनके अलावा अल्टीरियर, एक्सटीरियर वगैरह भी होते हैं, लेकिन उनका कोई इतना ज्यादा यूज नहीं होता जो कि एग्जाम में आता है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन IOR वर्ड्स के बाद आप लोग टू का इस्तेमाल करोगे, देन का यूज नहीं करोगे। जैसा कि आई एम जूनियर टू यू, जैसे शी इज
सीनियर टू मी। एग्जामिनर क्या करेगा, वो यहां पर देगा आई एम जूनियर देन यू, और देन जब वो करेगा तो ये गलत है। यहां पर क्या करेगा, आई शी इज सीनियर टू मी की जगह कहेगा शी इज सीनियर, फर्ज कर लेते हैं, फ्रॉम मी, तो ये गलत है। तो लिहाजा इंफीरियर टू होगा, सुपीरियर टू होगा, जूनियर टू होगा, सीनियर टू होगा, प्रायर टू होगा। प्रायर टू की मिसाल देख लीजिए, प्लीज इन्फॉर्म मी प्रायर टू योर अराइवल। ये देखो कि मेहरबानी करके मुझे इत्ला दे दीजिएगा अपने आने से पहले, प्रायर टू। तो यहां भी देखो, यहां पर वो प्रायर ऑफ करेगा या प्रायर देन करेगा, तो प्रायर ऑफ भी गलत है और प्रायर देन भी गलत है। प्रायर टू होना चाहिए यहां पे। ठीक है, दिल करता है कि सीनियर देन कहा जाए, दिल करता है कि सुपीरियर देन कहा जाए। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, अब उसके बाद 8 से लेके 12 तक, 8 to 12, इन कॉम्बिनेशन को आप एक साथ याद करो। और इनको एक साथ याद करोगे तो आसान हो जाएगा। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा जरा। अच्छा जी, अब मोर के साथ देन का कॉम्बिनेशन है, लेस के साथ देन का, अदर के साथ देन का, वुड रादर या हैड रादर के साथ देन का, और नो सूनर के साथ देन का। इन सब के साथ देन का कॉम्बिनेशन है। मिसाल के तौर पे रोज इज मोर ब्यूटीफुल देन ट्यूलिप। अब एग्जामिनर यहां गलती क्या दे सकता है आपको, या तो यहां पर देन लिखेगा या पर यहां फ्रॉम लिखेगा, जो कि गलत है। ठीक, तो रोज इज मोर ब्यूटीफुल देन, एक बात ये आपने याद रखनी है। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि मोर के साथ आपने ई आर या ई एस टी वाली डिग्री नहीं लगानी। मोर के साथ आपने ई आर या ई एस टी वाली डिग्री नहीं लगानी। एक मिनट जरा। मैं सिंबल लगाना चाह रहा था यहां पे, ये देखो जी। तो मोर इज नॉट इक्वल टू ई आर और ई एस टी, यानी मोर टॉलर नहीं हो सकता, मोर टॉलस नहीं हो सकता। तो इस रूल पे आपने दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो मोर पे फोकस करना है, मोर पे फोकस करने के बाद इसके बाद में लाजमन आपने देखना है
कि कहीं कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री तो नहीं आ रही। यानी कि अगर मोर टॉलर हो, मोर बेटर हो, तो वो गलत है, क्योंकि टॉलर भी कंपैरेटिव डिग्री है और बेटर जो है वो भी कंपैरेटिव डिग्री है। तो मोर के बाद हमेशा सादा डिग्री आएगी, सिंपल डिग्री। मोर ब्यूटीफुल, मोर डिफिकल्ट, मोर कॉम्प्रिहेंसिव, मोर इंटरेस्टिंग, मोर शार्पर नहीं हो सकता, मोर वाइडर नहीं हो सकता, मोर वाइडेस्ट नहीं हो सकता। और दूसरा, आपने मोर के साथ जो कॉम्बिनेशन बनाना है वो दैन का बनाना है। इसी तरीके से लेस के बाद भी दैन का कॉम्बिनेशन ही होना चाहिए, ठीक है। लेस के साथ भी दैन का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, लेकिन लेस के बाद भी आपने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज नहीं लिखनी। जैसे इंटेलिजेंस इज लेस इंपॉर्टेंट देन हार्ड वर्क। अब यहां पर लेस को हाईलाइट कीजिए और दैन को हाईलाइट कीजिए, तो लेस के बाद भी दैन का कॉम्बिनेशन बनता है। अच्छा, और मोर देन और लेस देन में दोनों में जो सेंस होती है वो अनइक्वल कंपैरिजन की सेंस होती है। इसके अंदर जो सेंस होती है वो अनइक्वल कंपैरिजन की सेंस होती है। जब मोर के साथ देन का कॉम्बिनेशन बना हो तो सोच लीजिए कि अनइक्वल कंपैरिजन हो रहा है, और अगर लेस के बाद देन का कॉम्बिनेशन बना हो तो भी सोच लीजिए कि अनइक्वल कंपैरिजन हो रहा है। मोर खुद भी डिग्री है मैनी की और मच की, लेकिन अभी इस तरफ मैं जाऊंगा नहीं क्योंकि कॉम्बिनेशन में पढ़ा रहा हूं, तो इस वजह से हमारा जो हम रास्ते से भटक जाएंगे फिर। तो जब मैं आपको एडजेक्टिव्स पढ़ाऊंगा तो फिर आपको बताऊंगा कि मोर कैसे सेकंड डिग्री बनती है खुद। अच्छा, उसके बाद अदर और देन का कॉम्बिनेशन देखिए। अदर और देन अनइक्वल कंपैरिजन है ना बेटे। रोज को और ट्यूलिप को कंपेयर किया जा रहा है, और रोज जो है वो ज्यादा खूबसूरत है। इक्वल कंपैरिजन होता वो तो एज के साथ होता ना, रोज इज एज ब्यूटीफुल एज ट्यूलिप। तो एज का जो कंपैरिजन होता है वो इक्वल कंपैरिजन की सेंस देता है, और मोर देन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो अनइक्वल कंपैरिजन की सेंस देता है। आमना समझ आई बात? अच्छा, अब अदर देन का अगर कंपैरिजन आता है, कॉम्बिनेशन आता है सॉरी, तो उसके अंदर सेंस याद रखना, सेंस ऑफ चॉइस होगी उसमें, सेंस ऑफ चॉइस या सेंस ऑफ ऑप्शन। जैसे कि आई हैव नो अदर शर्ट देन दिस वन। जैसे कि आई हैव नो अदर शेल्टर देन माई फादर। ये देखो जी, तो अदर के साथ देन का कॉम्बिनेशन बन गया, और अदर देन जो है उसको स्प्लिट भी किया जा सकता है और उसको इकट्ठा भी लिखा जा सकता है। आई हैव नो शर्ट अदर देन दिस वन। इसको मैं ऊपर ले जाता हूं, और इसको मैं नीचे ले आता हूं। इसी तरह इसको भी इकट्ठा किया जा सकता है कि
I have no shelter other than my father. तो याद रखिएगा कि अदर और देन का कॉम्बिनेशन स्प्लिट भी हो सकता है और इकट्ठा भी आ सकता है। अच्छा, अब अगर इसे अलग-अलग आपने करना है तो उसका फॉर्मूला ये है कि जिस चीज की आप चॉइस की बात कर रहे हो उसको अदर के फौरन बाद में लिखो। जिस चीज को आप चूज कर रहे हो उसको अदर के फौरन बाद लिखो, और अगर अदर देन को इकट्ठा करके लिखना है तो जिस चीज को आप चूज कर रहे हो उसको अदर से पहले लिखो। इस बात को समझो। कि अगर आपने अदर और देन को अलग अलग करके लिखना है तो जिस चीज को आप चूज कर रहे हो उसको अदर के बाद में लिखो, और अगर इकट्ठा लिखना है तो उसको अदर से पहले लिखो। अब मैं एक फिक्रा लिखता हूं, उसमें अदर देन को इकट्ठा करके बताना। आई हैव नो अदर सिंसियर फ्रेंड देन अली। इसको अब दूसरे अंदाज में लिख के बताओ। शाबाश रबिया, वेरी गुड। हाँ सैफुल्ला, बिल्कुल ठीक लिखा है। तो आई हैव नो सिंसियर फ्रेंड। अदर देन अली। ये लो जी। अच्छा जी, इसके बाद वुड रादर के बाद देन का कॉम्बिनेशन और हैड रादर के बाद देन का कॉम्बिनेशन, और इसकी सेंस होती है प्रेफरेंस की। और इसकी सेंस है प्रेफरेंस की। जब भी एक चीज को दूसरी चीज पर प्रेफर किया जाता है तो वुड रादर या हैड रादर। अच्छा, इसमें एक तो पहला उसूल आपने ये याद रखना है कि वुड रादर की जगह हैड रादर भी अंधाधुंध इस्तेमाल किया जा सकता है, विदाउट एनी फियर। कोई फर्क नहीं है दोनों में। तो सेंटेंस है आई वुड रादर डाई देन बेग। यहां पर एग्जामिनर क्या क्या मिस्टेक्स दे सकता है? यहां पर कहेगा आई वुड रादर टू डाई देन बेग, या वो कहेगा आई वुड रादर डाई देन टू बेग
या वो कहेगा आई वुड रादर डाई देन बेग, या फिर वो कहेगा आई वुड रादर डाइड देन बेग। सारे गलत हैं ये। एक तो आप ये देखो कि वुड रादर को करो एन सर्कल, और उसके बाद देन को करो एन सर्कल। वुड रादर के बाद में देखो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्योर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसको बेस फॉर्म भी कहा जाता है और जिसको बेयर इन्फिनिटिव भी कहा जाता है। तो वुड रादर के बाद भी बेयर इन्फिनिटिव ने आना है। अच्छा, अब और देन के बाद भी बेयर इन्फिनिटिव ने आना है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ने आना है, कोई टू शू का इजाफा नहीं होना चाहिए। तो लिहाजा जहां उसने टू डाई लिखा हुआ है वो गलत, जहां उसने टू बैग लिखा हुआ है तो वो भी गलत, और जहां उसने देन की जगह देन लगाया हुआ है तो वो भी गलत, और अगर उसने वुड रादर के बाद या हैड रादर के बाद डाई की सेकंड थर्ड फॉर्म यूज की हुई है तो वो भी गलत। तो आई वुड रादर डाई देन बैग, और जहां जहां आपने वुड रादर लिखा है वहां वहां आप हैड रादर भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं है इसमें। अच्छा, अब अगर आपने रादर देन को इकट्ठा करके लिखना है तो आप यूं करो कि जो आपका बेयर इन्फिनिटिव है उसको रादर से पहले लिखो, और अगर अलग अलग करके लिखना है तो फिर जो आपकी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसको आप वुड रादर के बाद में लिखो। यानी ये सेंटेंस यूं भी हो सकता है कि आई वुड डाई रादर देन बैग, लेकिन इस कॉम्बिनेशन में जनरली वुड रादर और देन को स्प्लिट ही करके लिखा जाता है। वुड रादर और देन को स्प्लिट करके ही लिखा जाता है। अगरचे ये जो दूसरा है सेंटेंस ये भी गलत नहीं है,
अच्छा जी, तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि इसको स्प्लिट भी करके लिखा जा सकता है और एक साथ भी लिखा जा सकता है, लेकिन ज्यादातर ये जो वुड रादर या हैड रादर के बाद दैन का जो कॉम्बिनेशन है ये स्प्लिट में इस्तेमाल किया जाता है और इसके अंदर होती है सेंस ऑफ प्रेफरेंस। अच्छा, नो सूनर के साथ जो है वो दैन का कॉम्बिनेशन, अब आप देखिए नो सूनर के साथ दैन का कॉम्बिनेशन हो तो इसमें एएसए का कॉन्सेप्ट है और एएसए से मुराद है ऑलमोस्ट सेम टाइम एक्शन। अप्रोक्सीमेटली सेम टाइम एक्शन को शो करने के लिए नो सूनर के बाद दैन का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताओ कि आप लोगों को मैंने स्ट्रेस इन्वर्जन सिखाई है अभी कि नहीं? अच्छा, ठीक है, ठीक है। ठीक है, स्ट्रेस इन्वर्जन इसके बाद में आपको सिखाता हूं फिर। बिल्कुल, वो है भी बाद में। ओके, फाइन फाइन। अच्छा जी, तो नो सूनर के बाद भी सबसे पहले तो आप नो सूनर को हाईलाइट करो, उसके बाद आप दैन को हाईलाइट करो। नो सूनर के साथ दैन का जो कॉम्बिनेशन है इसको आप हाईलाइट करो। अब एग्जामिनर क्या गलती देगा इसमें? ही नो सूनर स्लेप्ट देन द डोर नॉक्ड। अब इसमें गलतियां आपको देखें किस किस्म की वो दे सकता है। एक मिनट, मैं इसे कॉपी पेस्ट कर दूं जरा। ये देखो, या तो यहां पर वो देगा देन, जो कि गलत है। देन का यूज यहां पे गलत है। या वो यहां पर देगा व्हेन, ये भी गलत है। तो नो सूनर के साथ भी देन का कॉम्बिनेशन ही आप लोगों ने इस्तेमाल करना है और इसकी सेंस है एएसए की, ऑलमोस्ट सेम टाइम एक्शन। अच्छा जी, फिर बच्चे पूछते हैं कि सर इसके अंदर टेंस, फिर एक और लिखिए नोट, एनी टेंस कैन बी यूज्ड। कंडीशनल सेंटेंस की कोई मिसाल बना के बताओ मुझे, किस तरह से कह रहे हो आप? अच्छा, अब आप लोग ऐसे करो, इसी फिक्रे को, ये जो सेंटेंस नंबर 1 है इसको प्रेजेंट में बना के दिखाओ। He no sooner slept than the door knocked। इसको प्रेजेंट में बना के दिखाओ, प्रेजेंट टेंस में। फरहान खलील ने फौरन बना लिया सेंटेंस।
उसके बाद माहा ने, अस्का ने, आमना रियाज, शमशाद, यहां पर नॉक्स लिखो। शाबाश, तो बिल्कुल सही है। राना नासिर तूर ने ही नो सूनर स्लीप्स देन द डोर नॉक्स, तो ये प्रेजेंट में बन गया। इसी तरह इसको फ्यूचर के अंदर भी उछाला जा सकता है कि ही विल नो सूनर स्लीप देन द डोर विल नॉक, तो इसको फ्यूचर के अंदर भी, यानी कोई भी टेंस यहां पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अब वो क्या करेगा बॉयज एंड गर्ल्स के, आप लोगों को जो एग्जाम में गलती देगा तो वो टेंस की मिस्टेक भी दे सकता है। फर्ज करे कि वो सेंटेंस आपको ये दे दे, इस तरीके से दे दे सेंटेंस कि ही नो सूनर स्लीप्स देन द डोर नॉक्ड, ये भी गलत है। अब यहां पर जो टेंस का बैलेंस है वो नहीं है कि पहले उसने स्लीप्स लिखा और उसके बाद उसने नॉक्ड लिखा, यह गलत है। या यूं भी दे सकता है कि ही नो सूनर स्लेप्ट, फरहान खलील, अभी बेटे गुजारिश ये है आपसे कि ये जो नो सूनर से सेंटेंस स्टार्ट में करवा ही नहीं रहा अभी, क्योंकि वो स्ट्रेस इन्वर्जन की बात है। स्ट्रेस इन्वर्जन जब मैं आपको बताऊंगा तो फिर आपको समझाऊंगा कि अगर नो सूनर से सेंटेंस आपका स्टार्ट होता है तो आपने क्या करना है। तो इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप ही हमने लेके चलनी है बात। बात समझ लगी है आपको? ये कंफ्यूजन आपकी तब दूर हो जाएगी जब मैं आपको ये सिखाऊंगा कि नो सूनर से सेंटेंस स्टार्ट हो तो क्या करना है। अच्छा, उसके बाद हार्डली और स्केर्सली के साथ व्हेन का कॉम्बिनेशन है। हार्डली के साथ या स्केर्सली के साथ या बेयरली के साथ या रेयरली के साथ हम व्हेन का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। हार्डली, स्केर्सली, बेयरली और रेयरली, इसके साथ हम व्हेन का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। और इसके अंदर जो सेंस होती है वो सेम सेंस है, एएसए की, ऑलमोस्ट सेम टाइम एक्शन। और इसके अंदर भी वो वैसी ही मिस्टेक्स देगा जो कि जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है। सबसे पहले आप हार्डली को हाईलाइट करो और उसके साथ व्हेन को हाईलाइट करो ताकि क्लियर हो जाए। तो नो सूनर के साथ देन का कॉम्बिनेशन, लेकिन हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, रेयरली के साथ व्हेन का कॉम्बिनेशन। ठीक। बिफोर का कौन सा कॉम्बिनेशन है, लिख के बताओ।
सेंटेंस पूरा लिख के बताओ। अच्छा जी, और थिंक, तो नो के साथ जो कॉम्बिनेशन बनेगा, नो फैमिली के साथ जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो बट का है। जैसे कि, अच्छा अब नो फैमिली क्या है कि नोबडी, नो वन और नोथिंग। नोथिंग का मतलब नथिंग, ये हो गई नो फैमिली। जैसे आई ट्रस्ट नो वन बट अली। और इसी तरह एनी फैमिली के साथ एक्सेप्ट का कॉम्बिनेशन बनेगा। अब एनी फैमिली क्या है, यही आप वर्ड्स एनी के साथ जोड़ दो, एनीबॉडी, एनीवन और एनीथिंग। तो एनी फैमिली के साथ एक्सेप्ट का कॉम्बिनेशन होगा। इस चीज को आप देखो जरा। अब एग्जामिनर क्या करेगा, वो कहेगा आई ट्रस्ट नो वन एक्सेप्ट अली, और एग्जामिनर क्या करेगा, आई डोंट ट्रस्ट एनीवन बट अली। तो आपने ये याद रखना है कि नो फैमिली के साथ कि नो फैमिली के साथ नहीं शमशाद, ये लाजमी नहीं है बेटे। देयर आर नो बॉयज इन द क्लास भी तो हो सकता है ना। ठीक, तो यहां पर एग्जामिनर जो है वो हेरा फेरी करेगा, आई ट्रस्ट नो वन एक्सेप्ट अली कर देगा, जो कि गलत है। यहां पर बल्कि मैं स्लैश लगा के लिख देता हूं, ये गलत है। और यहां पर एक्सेप्ट की जगह वो बट लगा देगा, जो कि गलत है। अच्छा जी, तो ये 15 तक कॉम्बिनेशन आज हमने किए हैं, और 6 से स्टार्ट किए थे। ये यहां तक रखें, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। तो जो कॉम्बिनेशन है हमने 7 to 15 किए हैं आज। अच्छा, अब इसके बाद निकालो आप लोग वोकैबुलरी। अच्छा बेटे सॉरी, ये मुझे याद ही नहीं रहा, रिकॉर्डिंग ऑफ हुई हुई थी।
तो एफ्लुएंस जो है, अब देखो, तो इसका मतलब है वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, रिचेस, इनकम, फ्लक्स, इनफ्लो, इनफ्लक्स, प्रोफ्यूजन, प्लेथोरा, सरफाइट। अब देखो, यानी कि अब ये इसका मीनिंग देखो, द स्टेट ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ मनी एंड अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ये कहती है, और एन अबंडेंट फ्लो और सप्लाई ऑफ समथिंग, मैरियम वेबस्टर जो है वो ये कहती है। अब देखो सेंटेंस देखें, व्हेन द इकोनॉमी क्रैश्ड, जब इकोनॉमी तबाह हो गई, मैनी पीपल ऑफ एफ्लुएंस बिकेम पुअर, और कई जो अमीर लोग थे वो गरीब हो गए, पीपल ऑफ एफ्लुएंस। अच्छा, उसके बाद अगला लफ्ज है अफुट। अफुट को याद करना भी बड़ा आसान है, इसके अंदर फुट मौजूद है। अफुट मतलब रवां दवां, जो चीज रूनुमा हो रही हो, हैपनिंग, अकरिंग, ऑन गोइंग, स्टरिंग, एडवांसमेंट। एंटोनिम इसके हो जाएंगे एंडेड और स्टॉप्ड। अच्छा, अब इसका सेंटेंस पढ़ते हैं। फॉर सेफ्टी रीजंस द गवर्नमेंट डज नॉट टेल द पब्लिक व्हेन देयर आर इंटरनेशनल रेस्क्यू मिशंस अफुट। इसका मैं यूज आपको बताऊं कि किस तरह से इस्तेमाल करना है। इस फिक्रे को मैं काटता हूं। वी शुड नॉट वरी द एड फ्रॉम IMF is afoot। यानी आप ये देखो कि जहां आप कहते हो अगर आपने कहना है कि वेट फॉर मी, आई एम ऑन माई वे, तो जहां आपने ऑन माई वे कहा है उसकी जगह पर आप कहो वेट फॉर मी, आई एम अफुट। या आगे बढ़ने को भी कहते हैं, रास्ते में होना या आगे बढ़ना। द एनिमी ऑफ करप्शन इज अफुट। यानी जब आप कहते हो कि द एनिमी ऑफ करप्शन इज एडवांसिंग, तो एडवांसिंग की जगह पर आप लिख सकते हो अफुट। द एनिमी ऑफ करप्शन इज एडवांसिंग, सो वी शुड
we should address, we should protect ourselves. तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरीके से आपने अफुट को यूज करना है। यानी हम फर्ज ये कर लेते हैं कि जिस तरह आप कहते हो ना, ऑन हिज वे, ऑन माई वे, इन प्रोग्रेस, वाह जी वाह, चौधरी तैमूर ने बहुत अच्छा सेंटेंस लिखा है। तो जहां आप कहते हो ऑन हिज वे, ऑन माई वे, ऑन आवर वे या इन प्रोग्रेस, तो वहां पर आप सिंपल लिख सकते हो अफुट। और मोहम्मद कासिम ने जवाब भी बिल्कुल ठीक दिया है अहमद अकबर का। एड मैंने स्मॉल कर दिया जी, ये ले। अच्छा, उसके बाद अगला है अग्लोमिरेट। एटीई पे खत्म हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये वर्ब है। तो अग्लोमिरेटेड, अग्लोमिरेटेड और अग्लोमिरेटिंग, ये इसकी बनेंगी फॉर्म्स। और इसका मतलब है इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, असेंबल करना, अकोमुलेट करना, गैदर करना। और ये ज्यादातर वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो इसका मतलब फिर राउंड या बॉल होता है, जो कि इसका फ्रीक्वेंट यूज नहीं है। अग्लोमिरेट का जो फ्रीक्वेंट यूज है वो वर्ब का है, इसीलिए ऊपर मैंने वर्ब के तौर पर इसे इंट्रोड्यूस करवाया है। टू फॉर्म इनटू अ मैस और ग्रुप, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ये कहती है टू कलेक्ट थिंग्स एंड फॉर्म देम इनटू अ मैस और ग्रुप, क्लस्टर और बॉल। तो चीजों को इकट्ठा करके क्लस्टर की सूरत में, बॉल की सूरत में इकट्ठा करना, तो उसको भी हम अग्लोमिरेट कहते हैं। सेंटेंसेस का देखिए, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। हेलो, वालेकुम। अच्छा, अब देखें जी, अब इसका सेंटेंस देखें। ही इज सीकिंग टू अग्लोमिरेट द फंक्शंस ऑफ द होम ऑफिस। इसको सेंटेंस को और बनाता हूं मैं। ग्रीडी पर्सन tries to agglomerate wealth। ये देखो,
इस सेंटेंस को देखो, अच्छा जी, या और इसका यूज देखो, नंबर 2, दूसरा यूज देखें इसका कि he is a hobbyist. And he collects, sorry, he agglomerates tickets या स्टैम्प्स, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ऊपर किसी लड़के फजल ने कहा है एडजेक्टिव की सेंस मोस्टली फूड आइटम्स में देता है, मोस्टली जो पाउडर फॉर्म में होते हैं जैसे कि सीरियल्स और फ्लोर, वो अग्लोमिरेट होते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, ये सही कह रहे हैं आप। अच्छा, महा कह रही हैं इकोनॉमी फॉल्स व्हेन पीपल अग्लोमिरेट द टैक्स मनी। हाँ, ये महा बिल्कुल ठीक है बेटे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा हाँ जी, अब आप जो कह रहे हो कि सीरियल्स आर अग्लोमिरेटेड पीसेस ऑफ राइस एंड व्हीट, ये जैसे आपने कहा है ना, तो दूसरा सेंटेंस वो एडजेक्टिव की सेंस में लिखा हुआ है, अग्लोमिरेटेड पीसेस, जमा शुदा। उसके बाद जो अगला लफ्ज है वो है एग्रेंडाइज। एग्रेंडाइज का लफ्ज भी याद करने के लिए कोई स्पेशल एफर्ट की जरूरत नहीं है। इसमें ग्रैंड का जो लफ्ज है वो खुद ही मौजूद है, अग्रेंडाइज। अच्छा, आई जेड डी पे खत्म हो रहा है तो एडजेक्टिव है, सॉरी वर्ब है। अगर आई जेड डी पे खत्म हो रहा है तो एग्रेंडाइज्ड, एग्रेंडाइज्ड, एग्रेंडाइजिंग। ठीक, तस्वीर में भी देख लीजिए कि एक अखरोट को तोड़ने के लिए इतना बड़ा हथौड़ा इसने हाथ में पकड़ा हुआ है, तो बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, एग्जैजरेट करना। ये देखें, पहला वर्ड लिखा हुआ है यहां पर, एग्जैजरेट, एनहांस। अब सेंटेंस है ही यूजेस एवरी अपॉर्चुनिटी। जी जी बिल्कुल, ही यूजेस एवरी एवरी अपॉर्चुनिटी, वो हर मौके का इस्तेमाल करता है, टू एग्रेंडाइज हिज फैमिली, ताकि अपने खानदान की तारीफों के पुल बांध सके, मेकिंग देम इनटू सेंट्स। और जब वो तारीफ करने पर आता है तो अपने खानदान के मुतालिक यूं बात करता है जैसे वो सारे वली हो। तो एग्रेंडाइज का मतलब हो गया किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना। बुक्स देखो जाके ऊपर, बुक्स। अच्छा, उसके बाद जी बेटे, अच्छा दैट्स गुड। अच्छा, ये महा क्या कह रही हैं आप?
हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं, एग्रेंडाइज का मतलब ये हो गया, अच्छा जरबुल मिसल है। एग्रेंडाइज का मतलब हो गया कि लंबी लंबी छोड़ना। वो जैसे एक लड़का कहता है ना कि मेरे दादा की इतनी जमीनें थी कि सुबह घोड़ा दौड़ना शुरू करता था तो रात पड़ जाती थी और वो दौड़ता रहता था और जमीनें खत्म नहीं होती थी। तो दूसरा जो है लड़का कहता है कि मेरे दादे के पास इतना लंबा सोटा था कि वो उस सोटे से बादलों को हिलाता था तो बारिश हो जाती थी। तो पहला लड़का उसे कहता है कि यार आप बकवास ना करें, चवले ना मारें, आपके जो दादाजी हैं वो इतना बड़ा सोटा रखते कहां थे। तो दूसरा लड़का कहता है कि आपके दादे की जमीन पे रखते थे, जितनी उनकी जमीनें थी। तो ये एग्रेंडाइज का मतलब है जी। अच्छा, एग्रेंडाइज में ना बेटे, हाँ जी, एक आप सही कह रहे हो, नेगेटिव चार्ज होता है। क्योंकि जब भी आप ओवरस्टेट करते हो, चीज को एग्जॉल्ट करते हो और एग्जेजरेट करते हो, तो ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट, तो रियलिटी से तो वो हट गई ना। ठीक। अच्छा, उसके बाद तो ये जो लड़का कह रहा है वो सही कह रहा है कि एग्रेंडाइज के ऊपर जो चार्ज है वो जनरली नेगेटिव होता है। और ये एग्जेजरेशन जो है ये शायर अक्सर इस्तेमाल करते हैं शायरी में। कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पनखड़ी गुलाब की सी है। माशाअल्लाह। तो कहां गुलाब की पंखड़ी की ब्यूटी और कहां वो एग्जेजरेट करके उसको मिला रहा है। हाँ जी, झील जैसी आंखें। तो ये है एग्रेंडाइज और एग्जेजरेट करने का तरीका। उसके बाद 67th वर्ड जो है वो है एग्रेवेट। और एग्रेवेट का मतलब होता है किसी चीज को बदतर बना देना, किसी चीज की शिद्दत में ऐसा इजाफा करना। एक तो वो चीज पहले ही तकलीफ दे हो। एग्रेवेट का मतलब होता है नमक पाशी करना, नमक छिड़कना। इसका सेंटेंस पढ़ लें। नॉट वांटिंग टू एग्रीवेट माई फादर, आई डिसाइडेड नॉट टू गिव हिम माई रिजल्ट कार्ड। फर्ज करें कि आपके अब्बू आपको जलील कर रहे हैं किसी बात पे, और जलालत का दौरानिया 1 घंटा हो चुका है, जलील किए जा रहे हैं। गो के वालद और उनका हक है, वालदैन का हक होता है जलील करना। और उसी दौरान आपका छोटा भाई आके उनको कहता है कि अब्बू ये ना सिगरेट भी पीता है, और आपने जैसे काम कहा था इसने वो भी नहीं किया। तो ये एग्रेवेशन है। हाँ जी।
यानी इकते में कोजी उतो में सुत्ती उठी। हाँ, जलती पर तेल, ये सही कह रहे हैं आप। उसके बाद 68th वर्ड जो है ये है अलैक्रिटी। अलैक्रिटी का मतलब होता है चुस्ती, चालाक, चुस्ती, मुस्तैदी, चौकस, क्विकनेस, ईगरनेस, एंथुजियाज्म को कहते हैं। और एंटोनिम इसका हो गया स्लोनेस और लेथर्जी और स्लॉथ। सेंटेंस देखिए, शी एक्सेप्टेड द इनविटेशन विद एन अलैक्रिटी एंड ईगरनेस। शौक होना, जल्दी से, चौकसी से, अलैक्रिटी। उसके बाद अगला लफ्ज है एलियनेट। इसको भी याद करने के लिए कोई जरूरत नहीं है आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट की। एलियन मौजूद है इसके अंदर और इसका मतलब है टू मेक समवन फील अनफ्रेंडली। ऐसा रवैया या ऐसा कोई काम करना कि दूसरा अनफ्रेंडली फील करे। टू मेक समबडी फील दैट दे डू नॉट बिलोंग इन अ पर्टिकुलर ग्रुप। ऑक्सफोर्ड की ये डेफिनेशन है, यानी किसी को अजनबी बना देना। उर्दू में देखें लिखा हुआ है बरगश्ता करना, बेगाना, मुखालिफ, दोस्ती या हल्के से खारिज होने का एहसास दिलाना। अब ये देखो, यानी कि बेगाना कर देना, यानी कि मुखालिफ बना लेना। अब इसका सेंटेंस देखो तो आपको समझ आएगी। हाँ जी, एलियंस का मतलब स्ट्रेंज नहीं होता माहा, एलियन का मतलब होता है अजनबी। तो ही एलियनेटेड मोस्ट ऑफ हिज फेलोज विद हिज बैड टेम्पर। उसने अपने बैड टेम्पर की क्या करोगे उर्दू? तुंद मिजाजी। तो बैड टेम्पर की वजह से उसने अपने, एक मिनट बेटे जरा अजान हो जाए तो फिर मैं कंटिन्यू करता हूं। सेवेंटी तक। अच्छा जी, एक सेंटेंस और देख लीजिए। पॉवर्टी alienates many people from the pleasures of life। गुर्बत अजनबी बना देती है कई लोगों को। और आखिरी जो लफ्ज है अलुवियम, ये सैलाबी मिट्टी को कहते हैं, क्ले को, सिल्ट को।
ये हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है जी, अलुवियम। तो यहां तक कर लीजिए और हम बाकी करेंगे कल। ठीक है बेटे, अल्लाह हाफिज।